जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये सुनने देखने में काफ़ी सरल लगता है, आसान लगता है, लेकिन इस टॉपिक की जो गहराई है इतनी ज़्यादा है कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर डेमोग्राफिक डिवाइड के जो अंडरस्टैंडिंग है इसको समझे बिना हम दूसरे सोशल एस्पेक्ट को समझ ही नहीं सकते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली पर्टिनेंट, एक्सट्रीमली क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अदर सोशल इश्यूज। भारत के अंदर माइग्रेशन को लेकर जो भी मुद्दे हैं, लेट्स से लैंग्वेज को लेकर जो मुद्दे हैं, तमाम तरह के जो इश्यूज हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सीधे तौर से इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरी नई बात इसमें यह है कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड है वो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, किस तरह से नॉर्थ की जो पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रो कर रही है अलग है, साउथ की पॉपुलेशन साउथ इंडिया की पॉपुलेशन से कितनी अलग है, और दोनों ये जो इशू है ये मिलकर आगे जाके किस लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, लैंग्वेज के लेवल पर, माइग्रेशन के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर कितना ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखते हैं, जो पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू इज दैट इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इज टर्निंग इनटू अ डिवाइड। नाउ, डिविडेंड और डिवाइड के बीच में एक डिफरेंस होता है, राइट। डिविडेंड हम उनको उसको बोलेंगे जहां पर आप ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन, जो जितनी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, लेट्स अज्यूम 15 से लेके जो 29 की जो एज है, राइट, या फिर कह लीजिए कि 18 से लेके जो 45 तक की जो एज है, ये जो एज ग्रुप होते हैं, ये अगर मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दूं, इस एज ग्रुप में कितने जो अवेलेबल वर्क फोर्स है वो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव और कितना ज्यादा इफेक्टिव है देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेकर को समझा जाता है, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन इसमें एक डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है, बिकॉज ये जो डिवाइड है, ये जो विभाजन है, ये आता जा रहा है नॉर्थ इंडिया एंड सदर्न इंडिया के बीच में। दोनों की डेमोग्राफिक अलग है, डिपेंडेंसी अलग है, डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, जो इनोवेशंस है, वो सारी चीजें इसमें डिफरेंट है। इसलिए टॉपिक जो हमारा डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस डेमोग्राफिक डिवाइड, राइट। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड पोटेंशियल और पिटफॉल, क्या ये हमारे लिए ताकत है या हमारा पिटफॉल होने वाला है, देखेंगे। टर्निंग डेमोग्राफीज इनटू डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन हमको समझने की जरूरत है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ग्रोथ इन इंडिया। सो इसी टॉपिक पर कई तमाम तरह के आर्टिकल्स इस पर लिखे गए हैं और ये आपके सोशल इश्यूज वाले पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन आपके एसेस के अंदर, इनफैक्ट जो भी आप जितने भी जीएस मेंस के जो आंसर लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस डेफिनेटली आता है। ऑलराइट, नाउ सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक एज? ये जो एज होती है, राइट, ये जो हल्की सी हमको एज मिली हुई है, जो पहल मिली हुई है बाकी देशों से ज्यादा, जो हमको एक हल्का सा एक एडवांटेज मिला हुआ है, उसे बोला गया है डेमोग्राफिक एज। कई देशों में जैसे चाइना है, अमेरिका है, जापान है, दीज आर वेरी एडवांस्ड कंट्रीज, और ये एडवांस तब हुए थे जब इन देशों के पास अपना डेमोग्राफिक एज हुआ करता था। अब वो जमाना इंडिया के पास आ गया है, इंडिया के पास डेमोग्राफिक एज काफी हद तक अच्छे से इंडिया मेंटेन करके चल रहा है। बट ये जो विंडो है, ये जो गोल्डन विंडो जैसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक एज, ये ज्यादा वक्त तक हमारे पास रहेगा नहीं। कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि शायद हो सकता है आने वाले 10 से 12 साल ही हैं हमारे पास कि अगर हम इस डेमोग्राफिक एज का पूरी तरह से फायदा उठा लें। अदरवाइज आने वाले वक्त में, आज से 15 या 20 साल बाद, शायद हम इसका पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पाएंगे। जनरली अ कंट्री सेड टू हैव अ लो मीडियन एज इफ मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन फॉल्स विद इन द वर्किंग एज रेंज, दैट इज 15 to 64। 15 to 64 अगर आप इसको 18 से लेके 55 भी मानते हो, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एज क्राइटेरिया। इट गिव्स द कंट्री व्हाट वी कॉल अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट इज लाइक अ गोल्डन विंडो। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ये वो उस प्रोडक्टिव एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर हर जो पॉपुलेशन होती है, वो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है, वो पॉपुलेशन देश के बढ़ोतरी के लिए, देश के विकास के लिए बहुत अच्छा तरह से योगदान देती है। इसको आसान भाषा में हम ऐसे समझेंगे कि अगर कोई भी एज ग्रुप का इंसान है, लेट्स से इफ वी आर अगर हम इसमें देखें कि हर एज ग्रुप किस लेवल पर देश के प्रति अपना योगदान देता है, तो इफ यू आर, अगर आप जन्म लेते हैं, जन्म लेने से लेकर तकरीबन आप 16 साल की एज तक या 15 साल की एज तक पूरी तरह से देश के लिए एक लायबिलिटी है, बिकॉज देश आप पर या फिर गवर्नमेंट आप पर, आपके हॉस्पिटल्स पे खर्चा करता है, बिकॉज आप अभी रिटर्न में कुछ दे नहीं रहे हो। आप परिवार के अंदर अभी आए हो, परिवार आपकी पूरी देखरेख करेगा, अभी आपको पाल पोस के बड़ा किया जाएगा, आपको नर्चर किया जाएगा, एजुकेशन इसमें लगेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगेगा। तो अभी आप सिर्फ देश के रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए ग्राफ नीचे जाता है। इसमें एक मोटी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, अगर इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट पे देखें तो इसके ऊपर का जो एरिया है, इसमें यह है कि आपने देश को क्या दिया है।
ये वाला जो एस्पेक्ट है नीचे वाला, इसमें हम ये देखेंगे कि देश ने आपको क्या दिया है और आपने देश से क्या लिया है। तो जब तक आप 15, 16, 17 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप अपने देश के लिए जो भी रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल करते हैं। 17 साल की उम्र के बाद ऐसा माना जाता है कि बच्चे को मोटा मोटी इतना आइडिया लग जाता है कि उसको देश के लिए क्या करना है या उसको अपना करियर किस लेवल पर लेके जाना है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस होने लगता है अपने करियर के प्रति। तो 17 की एज के बाद या लेट से जब वो ग्रेजुएशन में एंट्री लेता है, 18-19 साल का जब होता है, कॉलेज में जाता है, तब उसको थोड़ी दिशा उसको क्लियर होती है कि मुझे किस लेवल पर अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आने वाले वक्त में। तो इस एज के बाद, 17 की एज के बाद वो थोड़ा सा पढ़ने लगता है, अपने करियर को लेकर सीरियस होने लगता है, और 20-22 की एज में आते आते वो सरकार के रिसोर्सेज को ही यूज कर रहा होता है 20-22 के एज में आते आते। लेकिन एक होप नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है कि सरकार जो इस पर्टिकुलर एज के बच्चे पर, 17, 18, 19 साल के जो बच्चों पर अगर जो पैसा लगा रही है, जो रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसका रिटर्न जल्द ही वापस आने वाला है। वैसे ही जैसे ही आप 25 की एज को टच करते हैं, व्हेनेवर यू, आइडियली बात हो रही है यहाँ पे, एग्जैक्ट बात नहीं हो रही है, बट इट इज आइडियली सीन एज अगर आप 25 की एज के हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस एज के बाद आप देश के अंदर रिसोर्सेज के अंदर थोड़ा फाइनेंशियली आप कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। आप कहीं इंटर्नशिप लग जाते हैं, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, आप कहीं स्कॉलर्स बन जाते हैं, राइट, कहीं आप बेसिक लेवल पर अपनी कोई जॉब शुरू करते हैं एट द एज ऑफ 25। 25 से लेके जब तक आप 30 टच करते हैं तब तक आप अपने करियर को बना रहे होते हैं। 25 से लेके 30 तक की जो 5 साल की जो विंडो है, इसमें आप अपने करियर को, क्योंकि अब आपकी दिशा एकदम क्लियर हो चुकी है, आपको पता है कि आपको करियर किस लाइन में बनाना है। अब ये जो 5 साल है आपको उसी लाइन में इतना जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट करना है कि बाय द टाइम यू गेट 31 और 30 आपका जो करियर का जो बेस है वो मजबूत हो जाना चाहिए। जैसे आप 30 तक टच करते हैं, 31 के होते हैं, आपके करियर का बेस मजबूत हो जाना चाहिए। और 31 के बाद आप क्योंकि उस मजबूत बेस पर अब आप पूरी तरह से राइज करना शुरू करेंगे। सो फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल एज ऑफ 40, ये जो पैरामीटर है, अब क्योंकि आप सरकार या फिर देश के लिए आप ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है फ्रॉम द एज ऑफ 25, ये जो एज है बाय द एज ऑफ 40, आप इसमें क्या करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, आप खुद को सेटल करते हैं, आप और भी कई जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपने जो बिजनेस है, आपका जो लेवल है, जो आपका करियर एस्पेक्ट है, उसको इस लेवल पर बढ़ाते हैं कि वो मल्टीप्लाई होकर देश के लिए फायदे काम करता है। और आपके अंडर अगर मान लीजिए 3-4 जने काम कर रहे हैं, तो अब आपने देश के अंदर सच में प्रोडक्टिव होने का काम करना शुरू कर दिया है फ्रॉम द एज ऑफ 30 टिल 40। इज दैट क्लियर? 40 के एज के बाद क्या होता है कि यहां पर आने के बाद एक सैचुरेशन लेवल आता है, किसी भी पॉपुलेशन एज ग्रुप का एक सैचुरेशन लेवल आता है। इसके बाद इंसान सेटल होने की इच्छा करता है, शादी कर ली, शादी तो खैर 30-35 की एज में हो जाती है, लेकिन आफ्टर 40 वो सेटल होने की कोशिश करता है कि अब उसे कोई नया एडवेंचर नहीं करना है, अब उसे कोई रिस्क नहीं लेना है, बिकॉज क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट कर लिया गया है, लेट्स अगर शादी हो चुकी है, इफ दे हैव चिल्ड्रन ऑल्सो, अगर बच्चे भी है तो उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, सेटल होने की कोशिश की जाती है, घर बन गया वहीं पे सेटल होना है, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, तो वो जो क्राइटेरिया है वो 40 के बाद शुरू होता है, राइट। वो जो जिम्मेदारी वापस लौटाने का जो वक्त आता है वो 40 के बाद आता है, और उसके बाद जो आपके एडवेंचर, आपके रिस्क टेकिंग क्षमता, वो तमाम तरह की चीजें कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होती ही है। तो वो एज ग्रुप यहां पे हो जाता है, एंड बाय द टाइम यू टच 60 आप रिटायर भी हो जाते हैं। नाउ सो आपकी जो प्रोडक्टिव एज है दैट इज फ्रॉम 25 टिल 60। ओके, उसके बाद दोबारा से जैसे आप नीचे जाते हैं, आप 65 के होते हैं, आप अब देश के लिए एसेट नहीं है, अब आप देश के लिए अगेन लायबिलिटी हो गए हैं सरकार के लिए, बिकॉज अब आप अगेन दोबारा फिर से सरकार से लेना शुरू कर देंगे और सरकार को देना बंद कर देंगे। पेंशन्स के रूप में आप उनसे लेना शुरू कर देंगे, जो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जो भी जितनी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट स्कीम्स चलती हैं, वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं सरकार के द्वारा, आप वो सब कंज्यूम करना शुरू करते हैं विदाउट गिविंग देम एनी रिटर्न। तो वो जो एज है वो आपकी 60 के बाद शुरू होती है। तो आई होप आपको इस ग्राफ से आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है और डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है, वो हम अब आगे पढ़ेंगे। नाउ सी व्हाई डेमोग्राफी मैटर्स टुडे। अब डेमोग्राफी को पढ़ना जरूरी क्यों है, जैसा कि मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ही पहले बता देता मैंने, बिकॉज डेमोग्राफी को पढ़कर ही आप किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो भी लेबर मार्केट है आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और जो पॉलिटिक्स है देश की वो बहुत जरूरी है। अब डेमोक्रेसी या फिर डेमोग्राफी नॉट डेमोग्राफी किस तरह से डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती है ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत टेक्निकल चीज है और बहुत ही सोशलॉजिकल लेवल पर उतरकर हम इसको समझेंगे। इंडिया नो लॉन्गर फेसेस यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले क्या हुआ करता था कि हम हर देश के एक यूनिफॉर्म या फिर एक जो एवरेज एज है वो हम निकाल सकते थे।
हम ऐसा अज्यूम कर सकते थे कि इंडिया की जो एवरेज एज है वो 28 है, इंडिया की एवरेज एज लेट्स अज्यूम 21 है, 31 है, 32 है, हम ऐसा अज्यूम करके चल सकते थे। लेकिन अब ये अज्यूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है, बिकॉज साउथ इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन का जो एज ग्रुप है वो काफी हद तक डिफरेंट होने लग गया है नॉर्थ इंडिया या फिर सेंट्रल इंडिया से। ओके, अब ऐसा लगने लग गया है कि एक ही इंडिया के अंदर दो तरह के एज ग्रुप्स आ गए हैं, दो तरह की एवरेज एजेस आ गई हैं, दो तरह की मीडियन एजेस आ गई हैं। ये एक नया कॉम्प्लिकेशंस अभी हाल ही में देखने को मिला है, इसीलिए इस पर इतने सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं और एक नए तरह का सोशल इश्यूज आया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेमोग्राफी के ऊपर नहीं है, डेमोग्राफी का जो इशू है दैट इज द अम्ब्रेला इशू, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से एक ही भारत के अंदर दो तरह के एज ग्रुप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में क्या क्या मुश्किलात हमको देखने को मिल सकती हैं। राइट, डिफरेंट रीजन आर इन डिफरेंट डेमोग्राफिक स्टेजेस, अलग अलग रीजन है तो अलग अलग डेमोग्राफिक स्टेजेस। ये आज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको, ये मैटर क्यों करता है, आज हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, उसकी स्थिति है ये। राइट, शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन। अब इंडिया कोई पॉपुलेशन एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज द अनदर कंसर्न, एक अलग चिंता हमारे लिए एक विषय था कि एक वक्त आया था जहां पे पॉपुलेशन इस लेवल पर बढ़ गई कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, स्कीम्स नहीं है, राशन नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इस लेवल पर बढ़ रही है कि यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफी लोग गरीबी में मर रहे हैं, काफी लोग इनफर्टिलिटी से मर रहे हैं, मोर्टेलिटी हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, हमको डेथ रेट काफी बढ़ गई थी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब वो चीज हमारा अभी कंसर्न नहीं है, अभी का जो हमारा कंसर्न है दैट इज पॉपुलेशन फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज पॉपुलेशन का जो सेगमेंट है वो आपस में डिवाइड होने लग गए हैं, हर पॉपुलेशन की अपनी अलग जरूरत होने लग गई है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इंडिया के किसी एस्पेक्ट में अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन में अगर पॉपुलेशन की डेमोग्राफी अगर बदल रही है तो देश की पूरी इकोनॉमी तो उस पर फोकस नहीं कर सकती। तो ये एक मिसमैच क्रिएट होना शुरू हो गया है कि जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्टेट की या दो तीन स्टेट्स की जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी इस लेवल पर चेंज हो गया है कि जो ओवरऑल जो एवरेज इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से उस पर फोकस नहीं कर सकता, एंड देयर इज अ मिसमैच राइट नाउ। ओके, समझेंगे इसी बात को। यहां पे देखिए आप नाउ, ये साउथ इंडिया, these are states from southern India, these are states from northern India। अब आप इसमें एक चीज देखिए, जो केरला की जो एवरेज एज थी 2011 की दैट वाज 32, उसको मान लीजिए आप, राइट, 31.9, आप इसको 32 भी कंसिडर कर सकते हैं। एट दैट टाइम बिहार की जो एवरेज एज थी दैट वाज ओनली 20, 19.9 लिखा हुआ है, हम इसको 20 भी कंसिडर कर सकते हैं। राइट, 2036 के अंदर क्या हो जाएगी, ये तकरीबन 40 हो जाएगी ये, और बिहारी कितनी हो जाएगी, नॉट इवन 30। आपको गैप समझ में आ रहा है कि एक स्टेट एज के मामले में दूसरे स्टेट से ऑफ द सेम कंट्री कितना ज्यादा पीछे है। तो यहां पर हमको डाइवर्सिटी जो हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन तो है ही, लेकिन डिवीजन विद इन द डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमको देखने को मिल रहा है। नाउ दिस इज अ न्यू चैलेंज दैट इंडिया इज नीड टू फेस विद द इमीडिएट इफेक्ट। झारखंड का देखिए 22, 31, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु 30, 40, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए आप, राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये कितने ज्यादा ये बुढ़ापे की तरफ जल्दी बढ़ रहे हैं ये वाले स्टेट्स, और ये जो स्टेट्स हैं ये जवानी की तरफ है, अभी बुढ़ापा इनका थोड़ा 10 या 20 साल बाद इन स्टेट्स का आएगा। तो देयर इज अ क्लियर डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड सदर्न इंडिया। इस डेमोग्राफी डेस्टिनी फॉर फेडरल नेशन, हम फेडरलिज्म की बात करते हैं बिकॉज हर स्टेट, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल नेशन, हम बात करते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु की पॉलिसीज आर डिफरेंट फ्रॉम गुजरात, राइट, तमाम तरह की बातें। तो डेमोग्राफी के लेवल पर भी फेडरलिज्म हमको देखने को मिल रहा है। नाउ अगेन इट्स अ न्यू चैलेंज। ये बेसिक सा डेटा है जो हमको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए एक बार के लिए, हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। अंडर 25 एज हमारे पास तकरीबन 47 या 42% के जो हमारे लोग हैं वो अंडर एज 25 हैं। जो 25 से लेकर 64 की जो एज में जो प्रॉपर डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तकरीबन 50% हो गए हैं। ठीक है, ये तकरीबन 50% लोग हैं, लेकिन जो 65 से भी ज्यादा हैं वो अभी मात्र सिर्फ 7 हैं। लेकिन ये जो गैप है, ये जो रेट है, ये बढ़ती जा रही है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं जहां पे प्रोडक्टिविटी रेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोडक्टिविटी रेट, अज्यूम कीजिए 25 से लेके 60 तक की उम्र के अंदर लेट्स अज्यूम 100 लोग हैं, राइट, 25 से लेकर 60 की उम्र के 100 लोग हैं, लेकिन उसमें जो सच में जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो कि देश को सच में रिटर्न दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पोटेंशियल है, प्रोडक्टिव है, एफिशिएंट है, वो मान लीजिए मात्र 20 लोग हैं या 25 लोग हैं। तो वो जो प्रोडक्टिविटी रेट है दैट इज ओनली 20 to 25%, दैट्स इट। अब ये जो रेट है ये वक्त के साथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है, मैं आपको आराम सोशियोलॉजिकल अगर हम समझे इसको लेकर, इसका मेन कारण है कि एक तो पहली बात है कि अब जो हमारे फर्टिलिटी रेट है दैट हैज गॉन डाउन इवन बिलो 2.1%, जो कि आइडियल माना जाता है 2.1%। एक स्टैटिस्टिकल लेवल पर हमने कैलकुलेशन बनाई हुई है, हमने नहीं, दुनिया के अंदर एक बेसिक सी कैलकुलेशन है।
डेमोग्राफर्स के द्वारा, अगर 2.1 फर्टिलिटी रेट है तो उससे क्या होगा कि कोई भी पॉपुलेशन अगर ट्रांजिशन हो रही है तो बहुत ही बैलेंस तरीके से ट्रांजिशन हो जाएगी। जवानी से बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे का जो एज का ट्रांजिशन है वो काफी स्मूथ तरीके से हो जाएगा इफ द फर्टिलिटी रेट इज 2.1। इंडिया के भी 2.1 भी नहीं है, इंडिया की 2.1 से कम हो गई है। पहले एक समय के अंदर 4 थी, 5% भी थी, लेकिन अब वो 2.1% से भी कम हो गई है। इससे सबसे बड़ा खतरा एक तो ये आता है कि आने वाले वक्त में बुढ़ापे, बूढ़ी जो हमारी जनरेशन है या फिर बूढ़ी हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैम्पेंट तरीके से बढ़ेगी, और जो हमारी चाइल्डहुड, जो हमारी जो यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो रैम्पेंट तरीके से डिक्रीज हो जाएगी। अब वजन उस तरफ बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो पूरा वजन है वो पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए इसके अंदर, इफ आई शो यू दिस पिक्चर ओवर हियर, देखिए ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये बढ़ता जा रहा है समय के साथ, ये ग्राफ भी दिखाएगा आपको, और ये पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो आने वाले वक्त में हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इजंट इट? बात करते हैं हम सतत विकास की, बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ये चीज आप देखिए कि सबसे बड़ा वजन इन आने वाली जनरेशन पर है, इन जनरेशन के ऊपर है, बिकॉज अब ये जो डेमोग्राफी इस तरह से बदल रही है। दूसरा रीजन ये है कि स्किल्स नहीं है। दूसरा रीजन जो ये, अब वो जो रेट है ना, प्रोडक्टिविटी रेट, उसके कम होने का दूसरा कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आज है उसको लेके हमारे पास स्किल्स नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है उसके लिए हमारे पास स्किल्स नहीं है। जैसे एआई, अब पूरी दुनिया एआई के ऊपर फंक्शन कर रही है, लेकिन हाउ मच एआई वी आर यूजिंग और वी आर यूटिलाइजिंग, हम उस पर कितना प्रोडक्टिव लेवल पर काम करने वाले हैं, ये क्लैरिटी नहीं आ रही है, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा पुराना है। अब कोडिंग डिकोडिंग नया आया भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नई तरह की नीतियां भी आई है, वो सारी बातें होंगी, लेकिन इट इज अ जनरेशनल शिफ्ट। इसको आने में इसका रिजल्ट्स आने में तकरीबन अभी 10 साल और लगेंगे। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि वजन इस तरफ बढ़ता, इस कम उम्र के जो जनरेशन है इन पर वजन बढ़ता जा रहा है, बुढ़ापे की उम्र बढ़ती जा रही है। दूसरी बात कि जो स्किल्स है उस लेवल पर जा नहीं रही है। तीसरा सबसे मेजर रीजन ये भी देखा जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मेजरली कई बार क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है दे आर मच मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब तो निकाल नहीं सकते ना, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही है, दैट इज द वेरी नेचुरल फिनोमेना टुडे। व्हाई? बिकॉज देखिए सरकार को अगर जरूरत है 100 जनों की, और उन्हीं 100 जनों की जरूरत आज से 50 साल पहले भी थी, आज भी है, और उन्हीं 100 जनों की जरूरत आज से आने वाले 50 साल में भी रहेगी। लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती कम होती जा रही है, बढ़ती कम होती जा रही है, तो उसी आधार पर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सेट हो जाएगी। अब कई बार लोग अपनी पूरी जवानी के जो साल होते हैं, 21 की उम्र से पढ़ना शुरू करते हैं, 31-31 की उम्र तक सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और बाय द टाइम दे स्टार्टेड सर्चिंग द जॉब, वो अपनी जिंदगी के जो क्रूशियल जो गोल्डन टाइम था उसको खो चुके हैं बिकॉज ऑफ फॉर द सर्च ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो मार्केट के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पा रही है, बिकॉज हमारे देखिए सोशियोलॉजिकल अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर हर वो इंसान बेरोजगार है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। Isn't it right? भारत के अंदर हर वो इंसान बेरोजगार है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। ये एक परसेप्शन है इंडियन सोसाइटी का, और इसी परसेप्शन की वजह से कई हजारों लाखों जो यूथ हैं वो उस प्रोडक्टिव उसके अंदर जंप ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आइडियली 25 की उम्र में आपको अर्न करना, ये शुरुआत आपकी हो जानी चाहिए, लेकिन वो चीज शिफ्ट होते होते कहां जा रही है? 30-31 तक जा रही है। दूसरा रीजन ये है बिकॉज आपने करियर ही 30-31 तक अटेंड करेंगे तो शादी उसके बाद ही होती है। शादी जब आपकी 30-31 या 32 की उम्र में शादी हो रही, तो लेट्स से चिल्ड्रन होने में या संतान होने में उसके बाद भी 3-4 साल लगते हैं। तो 35 की जब आप उम्र अटेंड कर लेते हैं उसके बाद आप रिप्रोड्यूस करते हैं, तो अब आप सोचिए कि आप 35 हो गए हैं, अब वो बच्चा जन्मा है, तो आपके 20 साल और उसके 20 साल में कितना बड़ा फर्क आ गया। बिकॉज आप कब जन्मे थे? जब आपके माँ बाप की उम्र थी 25 साल या 22 साल या 21 साल, करेक्ट। लेकिन अब वो जो डिफरेंस आ गया है, दैट गैप बहुत बड़ी इशू बन गया है अब इस आने वाली जनरेशन के लिए। तो यही है जो डेमोग्राफिक डिवाइड की बात कर रहा हूं। नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के अंदर यही सबसे बड़ा फर्क है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पहले इतना ज्यादा नहीं था, सदर्न इंडिया के अंदर भी एज इतना ही था। सदर्न इंडिया में लोग आज भी बहुत लेट शादी करते हैं, और पहले भी लोग बहुत लेट शादी करते थे, बिकॉज सदर्न इंडिया ऐसा कंसेप्ट माना जाता है कि दे आर, जैसे चाइल्ड मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा नहीं है सदर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, अब वो कम होता जा रहा है, तो शादियां वहां पे हल्की सी डिले हुई है। लेकिन सदर्न इंडिया में ऑलरेडी बहुत डिलेड है। 35 की उम्र में लोग शादी करते हैं, 37 की एज में शादी करते हैं, फिर बच्चे उसके बाद बाय द टाइम दे गेट 40 तब उनके संतान होती है, बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जो पूरा जो डेमोग्राफिक डिवाइड है वो क्रिएट हो चुका है। चलिए, आई होप आपको छोटा सा सोशियोलॉजिकल परसेप्शन आपको समझ में आया होगा। नाउ इसमें देखते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, डिवाइड वर्सेस डिविडेंड। ओके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, स्किल्स, जॉब एंड हेल्थ। ओके, ये बहुत जरूरी है। देखिए समय के साथ क्या हो रहा है कि जो भी फैमिली साइज है वो कम होता जा रहा है।
है ना। पहले 5 बच्चे हुआ करते थे, फिर 3 बच्चे होने लगे, अब 2 बच्चे हैं, और अब तो शायद लोग एक ही बच्चा करते हैं। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि हमको बच्चे चाहिए ही नहीं। आज के ऐसे कपल्स हैं जो सोशली मैरिड है बट दे डू नॉट वांट टू हैव चिल्ड्रन। उनको बच्चे चाहिए ही नहीं बिकॉज दे वांट टू लिव देयर लाइफ विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बच्चे नहीं होंगे तो उनके बदले उन्होंने क्या कर दिया, नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं अभी। कुछ लोग जैसे कुछ पेट को पाल लिया, बिल्ली पाल ली, या किसी डॉग को पाल लिया, या पेड़ को पाल लिया, पौधा लगा लिया। इस तरह की चीजें आना शुरू, नए नए कॉन्सेप्ट आने शुरू हो गए हैं सोसाइटी के अंदर। एंड दीज आर वेरी मच एविडेंट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज like in Jaipur, or let's say in Bangalore, in Delhi, in Calcutta. There are certain couples, in fact मेरे नोन में भी कुछ couples ऐसे हैं जो they don't want to bear any children, right? वो एक पेट को रख लेंगे, पाल लेंगे, उसे उन्हीं की कंपनी में रह लेंगे, या कोई दूसरी किसी मुद्दे पे किसी और दूसरे उद्देश्य से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, बट दे डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन। तो वो जो फर्टिलिटी का जो है वो तो कम होना ही है, राइट, ऑब्वियसली। तो फैमिली साइज कम होती जा रही है, लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, बिकॉज जो डेथ रेट है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी, और बर्थ रेट भी कम होती जा रही है। दिस इज द क्राइटेरिया। अब कोई भी डेमोग्राफी होती है किसी देश की, तो वो 2-4 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला लेबर सप्लाई, ह्यूमन कैपिटल, सेविंग्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है या डेमोग्राफी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 चीजों को निर्धारित करता है। लेबर सप्लाई, कि लेबर सप्लाई कितना करेगा, बट प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर लेबर सप्लाई को आप ह्यूमन कैपिटल से कंफ्यूज न करें। जो ह्यूमन कैपिटल होता है दैट मीन्स कि प्रोडक्टिव कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा है एंड ही इज एट द एज ऑफ 28, अब वो 28 साल का है और सरकारी की तैयारी कर रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल उसके अंदर है। सो दैट मैन ऑफ 20 ईयर ऑफ एज, वेरी प्रोडक्टिव, सब कुछ आता है, पढ़ा लिखा बहुत अच्छा है, तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट अ लेबर सप्लाई। वो लेबर सप्लाई में काउंट नहीं होगा बिकॉज उनके द्वारा अभी तक वो सरकार को कुछ रिटर्न दिया नहीं गया है, देश के लिए कुछ रिटर्न दिया नहीं गया है, वो प्रोडक्टिव अपने आप में नहीं हो पाए हैं, अभी तक वो अर्न करना शुरू नहीं किया है। सो दैट पर्सन इज ह्यूमन कैपिटल, बट वो लेबर सप्लाई नहीं है। वाइसा वर्सा, जो लेबर सप्लाई होता है, अब आप लेबर सप्लाई देख लीजिए, चाइल्ड लेबर होता है, ऐसे तो 14-15 साल के बच्चे भी काम करते हैं, है ना, 18-20 साल के लोग भी काम करते हैं, वैसे तो 70 साल के लोग भी काम करते हैं, बट क्या वो सच में ह्यूमन कैपिटल है? नहीं। क्यों? बिकॉज बच्चों से आप काम करवा लोगे तो वो सिर्फ काम हो रहा है, वो बच्चे की प्रोडक्टिविटी वहां पे नहीं आ रही है। तो आप प्लीज मेक श्योर कि सोशियोलॉजिकल लेवल ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर सप्लाई, इन दोनों का आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। और इन्हीं दोनों के आधार पर डिपेंड करती है आने वाली सेविंग्स, इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे वो सेविंग में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ये वाली जो पीढ़ी है वो इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखती है। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है, जिनको आप जेनजी करके संबोधित करते हो, तो जेनजी जो पॉपुलेशन है, ऐसा कहा जाता है कि उस जेनजी जो सेगमेंट आ रहा है उनको खर्च करने के बहाने चाहिए, उनसे पैसा रुकता नहीं है। दे आर मच मोर टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर, खर्च कैसे करना है, पैसा उड़ाए कहां पर, राइट। पैसा, वो सेविंग तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट तो चलो आज की जनरेशन कर रही है, लेकिन आने वाले जमाने में शायद वो सेविंग्स भी ना देखनी पड़े, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है। तो तमाम तरह की चीजें इवेंचुअली इंपैक्ट डालती किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट कि जब हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें 3-4 फैक्टर्स काम आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फैमिली साइज कम होता जा रहा है, लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, और वो 4 चीजों को आगे जाके दिशा निर्देश करते हैं, राइट। नाउ इंडियाज पॉपुलेशन ट्रेजेक्ट्री देख लेते हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट है 2011 और 2011 से लेकर 2051 का इसमें बेसिक से कंपैरिजन किया गया है। इसमें आप देखिए जो 70 से 80 साल की जो उम्र थे उनमें कितना कम पोर्शन है, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए 10 साल के जो बच्चे थे उनका बेस कितना बड़ा था, अब वो कितना कम हो गया है, ये देखिए ये कितना माइनस हो गया है। सो द पॉइंट इज दैट कि जो ग्राफ है वो ट्रेजेक्टरी बदलती जा रही है आने वाले वक्त के समय, राइट, वक्त के साथ। देखिए यहाँ पर फोकस शिफ्टिंग फ्रॉम क्वांटिटी टू प्रोडक्टिविटी, अब जो शिफ्ट है वो हो चुका है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर 70 से 80 साल के जो लोग थे उनकी प्रोडक्टिविटी काफी कम थी, लेकिन अब जो जमाना आ रहा है इसमें क्या हो रहा है कि इनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही है ना। आप देखिएगा जो 70-80 साल के जो लोग होते हैं वो अभी भी किसी ना किसी फ्रीलांसिंग काम में कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं स्टिल दे, अब जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आई है उनको कहीं ना कहीं लेवल पर इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हम देश को कुछ रिटर्न कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी अर्न कर सकते हैं कि आउट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस। तो कहीं पर वो एडवाइजर बन गए, है ना। आज आप देखिए रिटायरमेंट होने के बाद लोग दोबारा से कमाने की इच्छा रखते हैं, रिटायर हो जाते हैं। आपके साथ घर परिवार या आसपास कॉलोनी में भी कुछ लोग होंगे जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगेन उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है बिकॉज दे स्टिल वांट टू रिमेन प्रोडक्टिव, राइट। चलिए तो वो चीज यहाँ पे बदलती जा रही है। तो क्योंकि अब क्वांटिटी
फर्टिलिटी की बात नहीं है, अब प्रोडक्टिविटी की बात है। ओके, नाउ रीजनल डेमोग्राफिक डिवाइड। अभी रीजनल डिवाइड जिसकी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें देखिए आप जो बेसिक से फैक्ट्स है एक बार देख लेते हैं। नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया हाई फर्टिलिटी रेट, ठीक है। नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है और यंग पॉपुलेशन है। लेकिन साउथ इंडिया के अंदर फर्टिलिटी बहुत कम है, बिकॉज एक संतान होना, एक बच्चा होना, ये जो ट्रेंड था ये साउथ इंडिया के अंदर आज से 20-30 साल पहले ही आ गया था, 30-35 साल पहले ही आ गया था। और वहां पर वैसे भी संतान या फिर बच्चे ज्यादा ऐसा ट्रेंड नहीं है। आई वॉज इन बैंगलोर फॉर 3-4 ईयर्स और मैंने वहां देखा है कि मेरे कॉलेज के अंदर जितने भी जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सिंगल चाइल्ड ही थे, उनके पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड ही था। अब जैसे अगर चलो मेरे 1-2 भाई हैं, लेकिन उनके यही ट्रेंड देखा था मैंने, तो वहां पर एक से ज्यादा संतान वाला कॉन्सेप्ट 2-3 दशक पहले ही खत्म हो चुका था, राइट। चलिए, तो इसलिए लो फर्टिलिटी बिल्कुल है, स्टैग्नेशन आ चुका है उस एज के अंदर। 2009 अगर स्टैटिस्टिकली चेक किया गया है कि शेयर बाय 2051, तो नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन के अंदर जो शेयर रहेगा 52.7% का शेयर रहेगा किसका, नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया का इन द एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। लेकिन सर्दर्न स्टेट्स का सिर्फ 17% ही रह जाएगा। अब आप गैप देखिए यहाँ पर, राइट, गैप देखिए, कम से कम 30% का जो गैप है, सबसे बड़ा जो फर्क यहाँ पर है 40% तक का भी गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज द ह्यूमंगस गैप, सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा फ्रिक्शन यहीं पर ही क्रिएट हो रहा है कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के अंदर। अब यहाँ से एक नई दिक्कत शुरू हो जाती है, डिस्कस करेंगे आगे, डेमोग्राफी रीशेपिंग पॉलिटिकल वेट। अब इसमें दिक्कत कौन सी आती है? पहली दिक्कत तो ये आती है कि अगर साउथ इंडिया के अंदर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स अगर कम होता जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है 17%, और नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए 50% भी है, गैप बहुत ज्यादा है, तो क्या बहुत ऑब्वियस नहीं होगा कि नॉर्थ इंडिया से लोग माइग्रेट करके साउथ इंडिया में जाएंगे? नंबर 1, जब नॉर्थ इंडिया से लोग माइग्रेट करके साउथ इंडिया में जाएंगे तो माइग्रेशन की इशू है, नंबर 1। नंबर 2, लैंग्वेज का इशू एंड कल्चर का इशू, बिकॉज जब लोग पलायन करते हैं, जब लोग माइग्रेट करते हैं, तो वो सिर्फ एज एन इंडिविजुअल माइग्रेट नहीं करते हैं, वो अपने साथ अपना कल्चर भी ले जाते हैं, अपना गांव भी साथ में ले जाते हैं। गांव से मेरा मतलब यहाँ पे खान पीने की जो व्यवस्था है, भाषा का जो व्यवस्था है, रहन सहन का जो तरीका है, स्टैंड ऑफ लिविंग है, वो सारी चीजें ले जाते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बिहार की अगर केरला में जाके बसने लग जाए, राइट, तो वहां का कल्चर नहीं बदलेगा, वहां का इकोनॉमी नहीं बदलेगी, और वही चीजें आगे जाके सोशल इश्यूज में तब्दील होती हैं। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत पॉलिटिक्स को लेके, हम सभी जानते हैं कि देश की राजनीति, इंडियन डेमोक्रेसी जब काम करती है तो उसमें डीलिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा है कि आने वाले वक्त के साथ हर 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद भारत सरकार को लगता है कि हमको डीलिमिटेशन करने की जरूरत है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीलिमिटेशन? पार्लियामेंट में कितने एमपीज होंगे, राइट, विधानसभा, इनमें कितने एमएलए होंगे, एमएलसीज होंगे, एमपी, है ना, ये तमाम तरह की कैलकुलेशन होती है। और हर एमएलए एमपी उस स्टेट की पॉपुलेशन से डिवाइड होकर इसका एक रेशो बनता है। जब इतना बड़ा रेशो नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट है, साउथ इंडिया में डिफरेंट है, नाउ देयर आर डिफरेंट रेशोज, जब ये इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कौन से लीडर्स कौन से स्टेट से ज्यादा आएंगे उसका फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी के अंदर पॉपुलेशन लेट्स अज्यूम हो गई है, लेट्स अज्यूम 100 लोग यूपी में रह रहे हैं और केरला में कितने जने रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो अगर यूपी में 100 लोग रह रहे हैं तो वहां पे एमपी, मिनिस्टर, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ज्यादा होगा, isn't it? और अगर केरला में अगर सिर्फ 10 लोग रह रहे हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज पॉपुलेशन का बहुत बड़ा गैप है। पॉपुलेशन गैप आने की वजह से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। और यही रीजन है कि अब भले साइज में भले ही कोई कितना ही बड़ा हो, साइज में तमिलनाडु कितना ही बड़ा हो और साइज में लेट्स अज्यूम पंजाब कितना ही छोटा हो, लेकिन अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है और तमिलनाडु की पॉपुलेशन कम है तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहेगा। और उस डिफरेंस की वजह से जो सर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स है उनको उनकी जो डिमांड है, उनकी जो इच्छा है, उनका जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है वो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स ही कम है। वाई? बिकॉज वहां की पॉपुलेशन कम है। ये दिक्कत यहां पे दूसरी जगह आने लग गई है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है डेमोग्राफी रीशेपिंग पॉलिटिकल वेट। पॉलिटिकल वेट शुरू हो गया। और यहां पे देखिए दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट दैट वी ऑल नीड टू नो। यहां पर एक डेटा भी था, ओके, दैट माइट कम इन अपकमिंग स्लाइड। ओके, एजिंग साउथ की इंडिकेटर्स, जो साउदर्न है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी से बहुत कम हो गया। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट से भी 2.1 से भी काफी कम है। एंट्री इनटू स्टेशनरी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन स्टेज, ये सारी बात मैं आपसे कर चुका हूं। केरला के 60+ पॉपुलेशन परसेंट, 23-25% है कौन, जो 60 से ज्यादा उम्र के लोग हैं। पॉलिसी शिफ्ट रिक्वायर्ड टुवर्ड्स जेरिएट्रिक हेल्थ केयर एंड पेंशन। अब जो पॉलिसी शिफ्ट है, अब आप देखिए सर्दर्न
स्टेट्स की अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अगर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है तो वहाँ की पॉलिसी शिफ्ट भी होगी, वहाँ पे स्कीम्स अलग लेवल की आएगी, ऐसी स्कीम्स आएगी, ऐसी पॉलिसी आएगी जो कि बुढ़ापे को ज़्यादा सपोर्ट करेगी या फिर सोशल वेलफेयर वाली ज़्यादा आएगी रादर देन प्रोडक्टिव वाली। स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया हो सकता है साउथ इंडिया के अंदर सक्सेस ना हो पाए, राइट। तो उस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, इसलिए पॉलिसी शिफ्ट की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। दीज आर सम ऑफ द डेटा। यहाँ पे देखिए साउथ इंडिया में 61%, नॉर्थ इंडिया में कम है, सेंट्रल इंडिया थोड़ा और ज़्यादा यंग है। तो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन बिटवीन नॉर्थ, सेंट्रल एंड सदर्न इंडियन स्टेट्स। श्रिंकिंग वर्कफोर्स बेस बहुत श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। राइजिंग ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, अब जो बुढ़ापे में है जाहिर सी बात है वो डिपेंड किस पे होते हैं, जो अपने जो यंगर जनरेशन है उन पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। तो वो जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। 20 कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया 30, वो जो रेशियो नॉर्थ इंडिया में काफी कम है, दैट इज ओनली 13%, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर ये रेशियो 20% है। लुक एट द गैप ऑफ 7%, राइट। ये जो 7% का गैप है, इसको फिल करने के लिए फिर माइग्रेशन का इशू है, लैंग्वेज का इशू है, कल्चर का इशू है, ये तमाम तरह के इश्यूज फिर आने वाले वक्त में हमको सोशल इश्यूज में देखने को मिलेंगे, राइट। देयर आर सर्टेन मोर डेटास ओवर हियर। द यूथफुल नॉर्थ, डेमोग्राफिक रियलिटी। अब ये जो नॉर्थ है वो ज्यादा यूथफुल है। बिहार, यूपी, मैंने बताया ना बिहार के अंदर शायद आज भी 3 की फर्टिलिटी रेट पे चल रहा है। जो फर्टिलिटी रेट है बिहार के अंदर आज भी 3 है। सिक्किम के अंदर तो शायद 1 ही है ना। यूपी बिहार के अंदर तो देखो काफी ज्यादा है। तो दिस इज सम ऑफ द आउटकम डिपेंड्स ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेशन इस पर निर्धारित करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इसी पे निर्धारित करेगा, माइग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तमाम तरह की दिक्कत हमको देखने को मिलेगी, ओके, बिकॉज ऑफ दिस गैप। ओके ये वही बात है जो मैं आपको बात पहले समझा चुका हूं कि जो महिलाएं हैं वो अभी इतना लेट, ज्यादा इतना प्रेगनेंसी के उम्र इतनी लेट क्यों हो गई, बिकॉज हमारी पढ़ाई खत्म होते होते 30 की उम्र हो जाती है ना। आप बीए करते हैं, एमए करते हैं, एमए करने के बाद आप पीएचडी करते हो, पीएचडी करने के बाद आप पोस्ट डॉक भी करते हो, बिकॉज आपके लिए एजुकेशन एकदम पैरामीटर बन चुका है कि एजुकेशन तो सबसे हाई लेवल की लेनी है। जितनी ज्यादा एजुकेशन लेना चाहोगे उतना ही वक्त लगेगा, और एजुकेशन जब वक्त लगेगा तो शादी उसके बाद ही होगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हो, और कई बार होता है, मैक्सिमम यही हो रहा है कि आपको उस जॉब को मिलते मिलते 10 साल लग जाते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं, तो आपने उस प्राइम टाइम में कुछ नहीं किया। जब आपकी जॉब लगती है 30-31 की एज में, उसके बाद आप शादी करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिले होगा। और वही बात इसके अंदर लिखी गई है, दैट इज द रीजन जो फर्टिलिटी फॉल्ट लाइन है वो शिफ्ट हो गई है। द अनरिजॉल्व पजल व्हाई इंडियन वुमेन आर हैविंग फ्यूअर बेबीज। क्योंकि देखिए 35 के बाद मान लीजिए अगर आपको 4 बच्चे भी करना है, लेकिन 35 के एज के बाद बायोलॉजिकली वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है विमेन की, महिलाओं की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो फर्टिलिटी के लिए इतनी सूटेबल नहीं होती है, जो कि एज 25 से 28 के बीच की होती है। सो आफ्टर 35 यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, तो जाहिर सी बात आप 1 बच्चे की इच्छा रखोगे, 2 बच्चे आप नहीं कर पाओगे चाहकर भी, बिकॉज बायोलॉजिकल इट इज नॉट फिजिबल, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है उसमें, राइट। इसलिए दैट इज द रीजन फॉर द फ्यूअर बेबीज। ओके नाउ जाहिर सी बात है इसी वजह से डेमोग्राफिक डिवाइड आता जा रहा है नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के अंदर। वर्कफोर्स, एजुकेशन सिग्नल्स, ये सारी बात मैं आपसे पहले ही कर चुका हूं। देखिए इस पर भी काफी लिखा हुआ है, इस पर भी काफी ज्यादा आर्टिकल्स आते हैं। इंडियाज एजुकेटेड वुमेन आर स्टिल शट आउट ऑफ द वर्कफोर्स। आज भी जो महिलाएं हैं वो ज्यादा अपने वर्कफोर्स से काफी ज्यादा अलग हैं। नॉर्दर्न स्टेट्स फेस इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। अब देखिए नॉर्थ इंडिया के पास पॉपुलेशन है, नॉर्थ इंडिया के पास यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ अच्छा है? सदर्न इंडिया में है। तो अगेन दिस मिसमैच, डेमोग्राफी का तो मिसमैच था ही, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मिसमैच आ गया है। तो जाहिर सी बात है जहां पे यंग पॉपुलेशन है, ये उसी तरह की बात हो गई कि मेरे दादा की अर्निंग सैलरी बहुत ज्यादा और मैं कुछ नहीं कमाता। लेट्स अज्यूम कि मेरे दादा की अर्निंग बहुत अच्छी है बट मैं कुछ नहीं कमाता, लेकिन मेरे पास खर्च करने की इच्छा मेरी बहुत ज्यादा है ना। और मेरे दादा इस उम्र में क्या खर्च करेंगे? उनके पास पैसे तो हैं, सब कुछ है, लेकिन वो खर्च क्या करेंगे? उनकी इच्छा ही नहीं है, एंथुसियाज्म ही नहीं है, एडवेंचरस उनका वो लाइफ ही नहीं है। तो उनके पैसे कौन खर्च करेगा? मैं खर्च करूंगा। यही कॉन्टेक्स्ट इंडिया के अंदर आ रखा है। नॉर्दर्न इंडिया उस स्टूडेंट की तरह है जो अभी अर्न नहीं करता लेकिन काफी यंग है। सदर्न इंडिया काफी ज्यादा अर्न करता है लेकिन उनकी क्षमता, कैपेसिटी नहीं है, वो या फिर वो एंथुसियाज्म नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि सदर्न इंडिया में है, वो कौन एक्सप्लॉइट करेगा? वो नॉर्थ इंडिया का आदमी ही एक्सप्लॉइट करेगा। माइग्रेशन होगा, कल्चरल चेंज होगा एंड ऑल द अदर रिलेटेड इश्यूज। ऑलराइट, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे करेंगे। ये तमाम तरह की बातें हैं, इस पे सरकार ध्यान देने की जरूरत है। इमरजेंस ऑफ घोस्ट स्कूल्स इन केरला एंड तमिलनाडु, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। देखिए तेलंगाना के अंदर अब्दुल बशीर रिपोर्ट उन्होंने ये लिखा है कि घोस्ट स्कूल्स इन नालगोंडा वेयर टीचर अटेंड एम्प्टी क्लासरूम्स इन इंडिया। सदर्न इंडिया के कई ऐसे स्कूल्स हैं, राइट। जब यहाँ पे बात की गई है घोस्ट स्कूल की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, राइट।
घोस्ट स्कूल मतलब ये स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे आपको दिखेंगे ही नहीं, बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, बिकॉज बच्चे हैं ही नहीं, बच्चों की पॉपुलेशन ही बहुत कम है। अगर आप 5 साल के बच्चे ढूंढेंगे तो आपको बहुत कम मिलेंगे, 10-12 साल के बच्चे कम मिलेंगे। अब क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए है ही नहीं तो स्कूल्स खाली जा रहे हैं, और क्योंकि वो खाली जा रहे हैं इसलिए उनका नाम रख दिया गया है घोस्ट स्कूल्स, ऐसा बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, बिकॉज टीचर्स वहां जा रहे हैं तो बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं वहां पे उनको। लिटिल एल्बो रूम इन एजुकेशन गवर्नमेंट इन लुधियाना। लिटिल एल्बो रूम का मतलब जब आप पढ़ते हो टेबल पर हाथ रखते हो, आपके एल्बोस टच करते हैं ना किसी और के साथ, तो वो रूम बहुत कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये काफी मेटाफोरिकल लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो एल्बोज अगर आप कम हो, इसका मतलब है पॉपुलेशन ज्यादा है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर स्कूल्स की हालत ऐसी है कि वहां पे ओवर क्राउडिंग हो रही है, टीचर्स और ज्यादा रिक्रूट करने की जरूरत है, बिकॉज वहां पे स्टूडेंट इतने ज्यादा है। एक टीचर कम से कम 100 बच्चों को हैंडल कर रहा है, 70 बच्चों को हैंडल कर रहा है। साउथ इंडिया में क्या दिक्कत आ रही है कि वहां पे एक टीचर 4-5 बच्चों को हैंडल कर रहा है, वहां बच्चे ही नहीं मिल रहे। एक टीचर की कैपेसिटी 30 की होती है, लेकिन वो हैंडल कितने 10-12 ही कर रहा है। तो ये जो बहुत बड़ा गैप आया उसकी बात यहाँ पे की गई है। ओवर क्राउडिंग एंड हीट लीड्स टू मास फेंटिंग इन पटना गर्ल्स। पटना के अंदर तो एक बार स्कूल के अंदर इतनी ज्यादा बच्चे पढ़े कि भीड़ की वजह से, सफोकेशन की वजह से, वो जो हीट था उसकी वजह से कई बच्चे तो बेहोश हो गए थे। तो ओवर क्राउडिंग इस लेवल पर चल रही है नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स के अंदर, और साउथ इंडिया के अंदर तो घोस्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया है, राइट। इसमें देखिए, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स इन बिहार एंड यूपी, नीड फॉर इंटर स्टेट एजुकेशनल प्लानिंग। तो अब बेसिकली इसका जो सोल्यूशन है वो ये कह सकते हैं कि बिहार और कर्नाटका, या फिर बिहार या फिर केरला, या फिर लेट्स से यूपी और तमिलनाडु, इन स्टेट्स को आपस में प्लानिंग करने की जरूरत है कि हमारे बच्चे आपके टीचर हमारे बच्चे, इस तरह का जो इंटर स्टेट एजुकेशनल प्लानिंग है इसको लाने की जरूरत है, तभी जाके बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। अदरवाइज इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन द फ्यूचर। रूरलाइजेशन एंड फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। अब देखिए, गांव के अंदर सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, बिकॉज 71% ऑफ इंडियाज एल्डरली लिव इन रूरल एरिया। 71% के जो लोग हैं वो गांव में ही रह रहे हैं। लिमिटेड एक्सेस टू एडवांस मेडिकल, वहां पे मेडिकल की कंडीशन जाहिर सी बात है गांव में कम होती है, शहर में ज्यादा होती है। ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विडोज अमंग एल्डरलीज। अब हम सभी को पता है कि थ्रू बायोलॉजिकल रीजंस एंड थ्रू सोशल रीजंस महिलाएं थोड़ा ज्यादा जीती हैं पुरुषों से, पुरुष थोड़ा कम जीते हैं कंपैरेटिवली, डेटा कहता है, एंड इट इज बायोलॉजिकल आल्सो, राइट। जो इंटरनल कैपेसिटी, जो अंदरूनी शारीरिक ताकत होती है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है पुरुषों से कई गुना। इसी कारण से जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं, जो मेल चाइल्ड है वो थोड़ा उसके सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, फीमेल फिर भी फाइट करके सर्वाइव कर जाती है। एंड द सेम गोज विद द एज ओल्ड पीपल। अब यहाँ पे जो बूढ़ी महिला है वो विधवा हो जाती हैं, और उनको विधवा होने के साथ वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी होती है, उनको ज़्यादा लंबा वो जीते भी हैं पुरुषों से मुताबिक। तो इसलिए फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग हो रहा है। जो एज ओल्ड है, अगर आप देखोगे 80 से ज़्यादा, अगर 80 की उम्र से ज्यादा जितनी भी महिला हैं, राइट, वो ज्यादातर आपको महिलाएं ही दिखेंगी, वो पुरुष में आपको बहुत कम दिखेंगे। 80 से ज्यादा पुरुष आपको बहुत कम दिखेंगे, लेकिन 80 से ज्यादा महिलाएं आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी। उसका मतलब है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। इस पर भी काफी आर्टिकल्स लिखे गए हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट, डीलिमिटेशन चेंज, ये आपको समझा चुका हूं किस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन वाला जो एंगल है, जो फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल टेंशन बिटवीन इक्विटी एंड डेमोग्राफिक सक्सेस। यहाँ पे देखिए आप, देखिए, फॉलोइंग जस्ट द पॉपुलेशन रूल फॉर डीलिमिटेशन विल डिफीट इंडिया स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। यहां पर स्टालिन साहब कह रहे हैं, इन्होंने क्या बोला है कि जो डीलिमिटेशन है वो चाहती नहीं कि डीलिमिटेशन हो। सदर्न इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अभी ऐसे कुछ आर्टिकल्स आए हैं कि उनका ये कहना है कि साउथ इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन को लेकर जो डीलिमिटेशन किया जाता है विधानसभा के अंदर, वो रोक दिया जाए, वो नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज उनको पता है कि साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अगर पॉपुलेशन कम होती जाएगी तो जो एमएलएस हैं, एमएलसीज है, उनका जो रेशो है, उनका जो नंबर है वो भी कम होता जाएगा। और अगर एमएलए एमएलसीज का नंबर अगर कम होगा तो एमपीज का नंबर भी कम होगा पार्लियामेंट के अंदर, और इसी वजह से उनका जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो भी कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही नहीं, यूपी और बिहार के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। वाई? बिकॉज वहां की पॉपुलेशन बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, तो वहां का रिप्रेजेंट बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉलिटिकल मिसमैच देश के अंदर लेकर आएगा। इसलिए सदर्न इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि आप इस डिलिमिटेशन को रेजिस्ट करना है। वाई द साउथ इज रेजिस्टिंग द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज? क्यों जो स्टालिन, जो दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डीलिमिटेशन को रेजिस्ट करना चाह रहे हैं कि हमको डीलिमिटेशन नहीं करवाना है। ऑलराइट, ओके। माइग्रेशन एंड लेबर सोशल फ्रैक्शंस, देखिए आप इसको, सदर्न स्टेट्स इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन माइग्रेंट लेबर्स। ये बात मैंने आपसे बोल दी थी, है ना, कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे? साउथ इंडिया में जाएंगे।
अब यहाँ पे दिक्कत आएगी लैंग्वेज की, और कोई इंसान अगर माइग्रेट करता है, पलायन करता है, तो अपने साथ अपना कल्चर भी ले जाता है, अपनी भाषा भी ले जाता है। अब एक राजस्थानी या एक बिहारी या फिर एक यूपी का जो आदमी या फिर पंजाब का आदमी जब वो माइग्रेट करके साउथ इंडिया में जाएगा तो वो क्यों वहां की भाषा बोलेगा, जब उसको ये पता है कि मेरी जैसी पॉपुलेशन बहुत सारी है जो यहाँ पर आने वाली है, माइग्रेट करने वाली है। तो वहां पर लिट्टी चोखा चलेगा, दाल बाटी चूरमा शुरू हो जाएगा, आप समझ रहे मेरी बात, लस्सी का कल्चर शुरू हो जाएगा। तो वहां का जो बेसिक कल्चर है साउथर्न इंडिया का, वो कहीं ना कहीं कल्चरल थ्रेट फील करता है ना, इन एडवर्टेंटली। तो लैंग्वेज का इशू आएगा, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्राइमरीली वो जगह है ना एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उनको लगता था कि एरिया हमारे लोग यहाँ पे हमारे तरह की बोलचाल है, भाषा, कल्चर सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा। और आप सभी को पता है करंट अफेयर्स में आप देख भी रहे हो कि भाषा को लेकर लोग कितना ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जाइए, स्पीक इन मराठी, मीडिया के अंदर आता है कि आप यही बात मराठी में बोलिए। अब हिंदी स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, है ना, मलयालम स्पीकिंग, कन्नड़ी का स्पीकिंग, ये तमाम तरह की जो भाषा को लेकर जो फ्रिक्शन है ना, वो आने वाले वक्त में बढ़ जाएंगे, राइट। माइग्रेशन गवर्नेंस इमर्जिंग एज की पॉलिसी एरिया। तो माइग्रेशन जो है इसको गवर्नेंस करने की बहुत जरूरत है। हम सभी को पता है माइग्रेशन तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब आप रोक भी नहीं सकते ना, बिकॉज आप यू आर लिविंग इन वन नेशन। देश के अंदर माइग्रेट करने के बाद आप किसी को रोक भी नहीं सकते हो, ना बिहार वाले रोक सकते हैं या फिर ना फिर केरला वाले लोग रोक सकते हैं। सो माइग्रेशन तो होगा, लेकिन उसको गवर्नेंस करने की बहुत जरूरत है। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट है सिल्वर इकोनॉमी। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वर इकोनॉमी? सिल्वर इकोनॉमी का मतलब ये होता है जब किसी देश की इकोनॉमी का जो आधार है वो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल, बूढ़े लोगों की जरूरतें क्या होती है? लेट्स अज्यूम जो एज ओल्ड होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, उनकी वो किस आधार पर वो सर्वाइव करते हैं? हेल्थ, राइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो हम ऐसी इकोनॉमी बनाएंगे जिसका आधार होगा वृद्ध जनों की मदद करने के लिए। ऐसी इकोनॉमी हम डेवलप करेंगे जो कि वृद्ध जनों के सहयोग से बनेगी और उनकी वजह से उनके लिए बनेगी। तो उस इकोनॉमी ड्रिवन को क्या बोलेंगे हम? सिल्वर इकोनॉमी बोलेंगे। सिल्वर क्यों है? बिकॉज ग्रे हेयर हो जाते, सिल्वर हेयर हो जाते, तो उस तरह से इसको थोड़ा शब्दों से खेलकर इसका नाम रखा गया है सिल्वर इकोनॉमी, जहां पर जो एज ओल्ड जो पॉपुलेशन है, इनकी जो जरूरतें हैं, इनकी जो नीड्स हैं, इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी बनती है, इनकी नीड्स को पूरा करने के लिए जो इकोनॉमी का आधार होता है, उस इकोनॉमी को कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी। इंडिया पोरली प्रिपेयर्ड फॉर एजिंग सोसाइटी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। प्रमोट सेफ एंड डिग्निफाइड इंटर स्टेट माइग्रेशन, स्किल अप नॉर्थन इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है, ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको पहले बता दी है, राइट। मैनेजिंग डेमोग्राफिक डाइवर्सिटीज, इंडियाज नेक्स्ट गवर्नेंस टेस्ट। भारत की सरकार के लिए या फिर एज अ कंट्री एज होल, हम सभी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में यही होने वाला है कि किस तरह से हम हमारी एजिंग जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह से गवर्नेंस करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, बैलेंस करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट किस तरह से हम नॉर्दर्न इंडिया पॉपुलेशन को सदर्न इंडिया पॉपुलेशन के साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई देखने को मिली होगी जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी सोची होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।